मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि ज़रा खामोशी इख्तियार करेंगे ताकि मैं आपसे मुखातिब हो सकूँ। जनाब जुल्फ़िकार अफगानी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेशावर सिटी, जनाब सैयद अयूब शाह साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा, फॉर गॉड सेक आप चुप कर जाएंगे। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सैयद ताहिर अब्बास साहब, जनाब फजल वजीर साहब, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बिलाशुबा आज सैयद कमर अब्बास साहब की बरसी थी और वह ऐसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियात के लिए वक्फ की और आखिरी दम तक उसकी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रही। यहाँ पे बहुत सारी बातें मेरे दोस्तों ने की, अयूब शाह साहब ने की, अफगानी साहब ने की, इनकलाबी साहब ने की। तो मुझे आपके जज्बात का एहसास हुआ, डॉक्टर अफसरुल मुल्क साहब ने की, बिल्कुल आपके जज्बात का मुझे एहसास है, लेकिन उनके बारे में मैं आज यहाँ जवाब नहीं दूँ। मैं इस फोरम को मौजू नहीं समझता, उसके लिए मैं आपके सूबाई सदर को बतौर सेक्रेटरी जनरल हुक्म दूंगा कि आप पेशावर डिवीजन का कन्वेंशन रखें, कारकुनों को बुलाएं, कारकुनों की बात सुने और फिर उसका जवाब भी दें। 50 साल से सुन रहे हैं कन्वेंशन, कोई कन्वेंशन नहीं हुआ, ना होगा, ना आगे होगा, ना है, ना कभी होगा। क्योंकि इनकी ज़िम्मेदारी अपनी, इनकी ज़िम्मेदारी खत्म होती है। ये कन्वेंशन कभी भी वर्कर की आवाज़ नहीं सुनेंगे। मैं समझता हूँ आप बड़े समझदार सियासी कारकुन हैं और आपको इस बात का भी एहसास होगा कि पॉलिटिकल मीटिंग्स कैसे कंडक्ट होती हैं और पॉलिटिकल मीटिंग्स में इज़हार ख्याल कैसे किया जाता है। कारकुन की तरबियत करना भी हमारा काम है, आपका काम है। आपसे जो छोटे हैं ना, वो आपसे सबक हासिल करेंगे, सियासी तरबियत आपसे हासिल करेंगे, वो सियासी इश्यूज़ पे आपकी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि बहुत सारी बातें जो दोस्तों ने की, मीडिया है, लाइव है, आज हम कमर अब्बास शहीद की बरसी पे आए हैं, हम उसे यहाँ खराज अकीदत पेश करने आए हैं, हम उसकी खिदमात का एतराफ़ करने आए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उसकी जो वाबस्तगी थी उसके बारे में गुफ्तगू करने आए हैं। इसलिए मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल कह रहा हूँ, और मैं कोई नो वारिद हुआ सेक्रेटरी जनरल नहीं हूँ भाई मेरे। यह अयूब शाह को पता है कि मेरी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 1968 की है। मुझे बताओ यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जिनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से मुलाकात थी। मुझे यह एहसास हासिल है कि हमने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज़ किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ मुलाकात के साथ किया। इसलिए मुझे कोई पीपल्स पार्टी की तारीख न सिखाए, हम खुद पीपल्स पार्टी की तारीख है। मुझे इल्म है कि 1988 में यही पेशावर शहर, कितनी मिनिस्ट्रियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेशावर शहर को दी। अयूब शाह वज़ीर था कि नहीं, कमर अब्बास शाह वज़ीर था कि नहीं, आज़म अफरीदी वज़ीर था कि नहीं। ये कौन लोग थे? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे। लेकिन साथ ये भी आप रखें कि हमें अपनी खुद एहतसाबी भी करनी है, हमें भी देखना है कि हमारी क्या कारकर्दगी है। क्रिटिसाइज़ करना तो बड़ा आसान है, तनकीद करना तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं समझता हूँ बतौर सेक्रेटरी जनरल मुझे अपनी खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने अगर मुझे एक ज़िम्मेदारी दी है, आया मैंने उस ओहदे के साथ कोई इंसाफ किया, उस ओहदे के जो तकाज़े थे वो पूरे किए। ये मेरी ज़िम्मेदारी है ना।
इसलिए मैं आज उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा। अफ़गानी साहब जो खुद एहतसाबी की बात की तो फिर बहुत सारी बातें चल पड़ेंगी। फिर हम पूछेंगे कि कितनी वार्ड कमेटियाँ हैं, फिर हम पूछेंगे कि यूनियन काउंसिल्स कितनी हैं, फिर हम पूछेंगे कि रिजल्ट हमें दिखाओ। मैं ये बातें नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे दिल में अकीदत थी कमर अब्बास के साथ, मेरी ज़ाती वाबस्तगी भी रही उसके साथ। मुझे पता है 1978 में ये लोग हरीपुर जेल में बंद थे, कमर अब्बास, ये सारे लोग जो है ये ज़िया का मार्शल लॉ हमने देखा। मैंने ज़िया के मार्शल लॉ में हमने भी जेलें काटी, लेकिन हमने कभी गिला किया तो क़यादत के साथ अपनी मीटिंग्स में बैठ के किया, बड़े मजमू में नहीं किया। ये हर जमात में है, ये सिर्फ मेरी जमात में नहीं, कारकुनों को गिले होते हैं और कारकुनों के गिले सुनना क़यादत का काम है। और क़यादत का ये काम है कि उनकी दिलजोई भी करे, उनके मसाइल को सुने, उनका हल भी उनको दे। और ये तमाम जिम्मेदारियाँ हमारी इज्तिमाई तौर पे हैं, इसलिए उसके लिए कन्वेंशन भाई मेरे होगा। अगर नहीं होगा ना फिर आप मेरे पास आ जाना। तो मैं आपसे कहता हूँ, मैं उस किस्म का सेक्रेटरी जनरल नहीं हूँ, मैं उस किस्म का सेक्रेटरी जनरल नहीं हूँ। मैं बता दूँ तुम्हें, मैं बहाल करना भी जानता हूँ, मैं सस्पेंड करना भी जानता हूँ, ये भी आपको बता दूँ। इसलिए ये तंजीमी मामलात है, हम अपने तंजीमी फोरम पे इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद क्यों रखी गई, ये हमारे लिए एक सोच देता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने क्यों बुनियाद रखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो क्या हालात थे इस मुल्क पे। बड़ी सीधी सी बात, आमरीत मुसल्लत थी और आमरीत में कोई जमहूरी हकूक़ नहीं थे। आपको पता है ये हमारी तहरीक का नतीजा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तहरीक 1968 की। उस तहरीक में मैं खुद शरीक रहा कि आप वन मैन वन वोट नहीं था, आपके बीडी मेंबर्स वोट डालते थे, आपके मेंबर मुंतखब करते थे। आपको राइट ऑफ वोट कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए नहीं था। ये हमारी तहरीक थी। 1970 का इलेक्शन वन मैन वन वोट पे हुआ। ये हमारी तहरीक थी कि लेबर पॉलिसीज आई, ये पीपल्स पार्टी की तहरीक थी। और फिर हमारे कारकुनों ने जदोजहद की। जनाब आज़म अफरीदी साहब खुश आमदेद कहते हैं आपको। तो 1970 के इलेक्शन में वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्लीन स्वीप मिला, गवर्नमेंट बनी, पॉलिसीज़ बनी। लेकिन फिर शब खून मारा गया और फिर 5 जुलाई को एक मुंतखब हुकूमत, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बर्खास्त किया गया और मार्शल लॉ नाफिज किया। और फिर आप खराज तहसीन पेश करें बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को। इसीलिए जो 77 से लेके 88 का दौर है ना, उसमें ये साथी हमारे बैठे हुए हैं जो जबर का मुकाबला करते रहे। और उस वक्त इसीलिए एक शख्स ने कहा था, एक निहत्ती लड़की से डरते हैं ये बंदूकों वाले। तो वो एक निहत्ती लड़की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। ये अवामी क़ुव्वत थी जिसकी बुनियाद पे ये कहा गया कि उससे ये डरते हैं बंदूकों वाले। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा, उसकी क़यादत ने हमेशा जुर्रत का मुजाहरा किया। आमरीत के ख़िलाफ़ लड़े, अयूब खान के ख़िलाफ़ लड़े, ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ लड़े, याह्या खान के ख़िलाफ़ लड़े, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लड़े। और जो आज जमहूरियत आपको नज़र आती है उस पर अहम किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मैं आज पख्तूनों के दरमियान खड़ा हूँ। ये क्या कम एहसान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अंग्रेज़ आपको NWFP कह के गया, आपके आइन में NWFP था, तो ये क्रेडिट तो जाता है आसिफ अली जरदारी को, जिसने आप पख्तूनों को शनाख्त दी, इसका नाम पख्तूनख्वा रखा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। लेकिन हम इसी के साथ ये भी सोचते हैं
कि हमें गौर करना पड़ेगा बलदियाती इंतखाबात पे हमारे क्या नताइज है, हमें गौर करना पड़ेगा कि सूबाई हमारे क्या नताइज है। और ये जो मौजूदा इंतखाबात थे इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सब सियासी जमातों को। और जो कहते हैं कि जी इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन है, KPK में 45 सीटें नेशनल असेंबली की, एक जमात 43 ले जाती है, तो उस सिलेक्शन पे भी तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भला उसकी शायद हमायत हो, लेकिन इस किस्म की हमायत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पिछले 15 साल से वहाँ सिंध में बैठी है, जो एक नज़रियाती जमात है, उसको 95% सीट्स हमने नहीं दी वहाँ पे। ये एक सियासी जमात, उसको वो क्या मुहर्रिकात थे, वो क्या असबाब थे कि आपने 45 में से 43 सीट्स जो है एक उस जमात को दे दी जिसका किरदार, जिसका कंडक्ट, जिसकी परफॉर्मेंस 2018 से 2022 तक आपके सामने है, कौम के सामने है। इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर फेडरेशन को मजबूत रखना है तो आपको फेडरल जमातों को सपोर्ट करना पड़ेगा। रीजनल जमातें भी हैं, लेकिन अगर फेडरेशन मजबूत तब होगी कि जब कौमी सतह की जमातें मजबूत होगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कहती थी कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, तो हम समझते थे हम वफाक की जमात है, हम चारों सूबों में नुमाइंदगी करते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में नुमाइंदगी करते हैं, हम आज़ाद कश्मीर में नुमाइंदगी करते हैं। तो पाकिस्तान की जब तक फेडरेशन मजबूत नहीं होगी तब तक इकाइयाँ भी मजबूत नहीं होंगी। और ये एजाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है कि हमने 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबाई खुद मुख्तारी मुंतकिल की, जो 1973 के आइन की एहसास थी, हमने डेवोल्यूशन की। और आज भी हम 18वीं तरमीम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है। हम समझते हैं अगर इकाइयाँ मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। इसलिए सूबाई खुद मुख्तारी 1973 के आइन की जो बुनियाद थी उस पर अमल करते हुए 18वीं तरमीम के ज़रिए हमने दी है, और उस पर हम अमल करना भी जानते हैं, हम अमल कराना भी जानते हैं। और अब जो मुल्की हालात आज है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की या एक सियासी जमात की ज़िम्मेदारी नहीं है। सियासी जमातें जितनी भी हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान उन सब का है, उन सब को कौमी ज़िम्मेदारी निभानी है, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो गवर्नमेंट में है। इसलिए कि मेरी क़यादत ने जब जॉइंट सेशन में सदारती खिताब किया तो उन्होंने कहा आए सब बैठ के बात करते हैं। मसाइल का हल डायलॉग से है। पॉलिटिशियन वो जो डायलॉग पे बिलीव करता है, जो डायलॉग करता है। यहाँ पे इस मुल्क में वो सियासतदान, मैं फ़लाँ से भी बात नहीं करता, मैं फ़लाँ से भी बात नहीं करता, मैं फ़लाँ से भी बात नहीं करता, मैं फ़लाँ को भी बंद कर दूँगा। ऐसे निज़ाम नहीं चलते, ऐसे सियासत नहीं चलती, ऐसे मुल्क नहीं चलते। मोदी से तो जाके गुफ्तगू करता था, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं। क्या ये हकीकत नहीं कि दीगर सियासी जमातों का नंबर ऑफ वोट्स जो है वो आपकी जमात को जो मिले उनसे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो पाकिस्तान के अवाम ने उन सियासी जमातों में भी एतमाद किया जो आज हुकूमत में बैठी, आप अपोजिशन में भी बैठने को तैयार नहीं। अगर आपने पाकिस्तान के आइन और कानून को मद्देनज़र नहीं रखा, जो शख्स इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अपनी पार्टी रजिस्टर ना करा सके, अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी निशान न ले सके, वो इस मुल्क की सियासत को क्या चलाएगा? इससे बड़ा नायल और कौन होगा? इससे बड़ा नायल और कौन होगा जो अपनी सियासी जमात के लिए इंतखाबी निशान जो है उसको मेंटेन नहीं कर सका, उसको इलेक्शन कमीशन से हासिल नहीं कर सका। मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल, मैं 3P का सेक्रेटरी जनरल था, आज मैं 4P का सेक्रेटरी जनरल हूँ। 4P का इंतखाबी निशान तीर था,
3P का निशान हमने तलवार हासिल कर लिया, लेकिन हम एक निशान के नीचे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हमारी सियासी तरबियत थी और बसीरत थी कि फ़रतुल्लाह बाबर ने और मैंने दोनों सियासी जमातों का एक मुआहदा किया, 3P का और 4P का। ये मैं अपने कारकुनों को एजुकेट करने के लिए बताना चाहता हूँ। हमने एक मुआहदा किया कि हम अगला इलेक्शन इत्तेहाद में लड़ेंगे, और उस मुआहदे पे दस्तखत सेक्रेटरी जनरल ने एक ने भी किए, मैंने भी किए, और हमने कहा हम तीर के नीचे इलेक्शन लड़ेंगे। ये प्रोविजन, ये दफात इलेक्शन एक्ट में मौजूद है। एक से ज़्यादा सियासी जमात मिल के इलेक्शन एक इंतखाबी निशान के नीचे इलेक्शन लड़ सकती हैं। तो इसलिए हमने, चेयरमैन बिलावल ने भी इंतखाबी जो अमल था, जो इलेक्शन लड़ा, वो तीर के निशान पे लड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना इंतखाबी निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली तलवार है, जो हमने हासिल कर ली। लेकिन हमने एक मुआहदा किया और मुआहदे के नीचे हमने इलेक्शन तीर के नीचे लड़ा। तो इनको अक्ल नहीं थी, इनको 2022 के बाद इनको समझ नहीं थी इमरान खान उसकी लीगल टीम को कि आप भी कोई मुआहदा कर लेते। बाद में जो कभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से करते हो, कभी MWM से करते हो, तो जो शख्स अपनी जमात के लिए इंतखाबी निशान हासिल नहीं कर सका, वो इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या अपना किरदार अदा करेगा? इससे बड़ा नायल और कौन होगा? हम ये समझते हैं कि आज के जो हालात हैं, इनका तकाजा ये है कि तमाम सियासी कुव्वतें वो मिल बैठ के हमारे जो मुल्क में जो मुआशी सूरत हाल आज बन चुकी है, मईशत बिगड़ चुकी है, उसको हम कैसे वापस लेके आ सकते हैं? और मईशत बिगाड़ी किसने? मईशत बिगाड़ी जो तकरीबन 59-70 साल में जो हमने जितना कर्जा IMF से लिया, जितनी हुकूमतें थीं, जितना कर्जा हमने लिया, वो बनता था कोई $25 बिलियन। 69-70 सालों में पाकिस्तान की तमाम सियासी हुकूमतों ने या गैर जमहूरी हुकूमतों ने भी $25 बिलियन कर्जा लिया IMF से, बाकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। 3.5 सालों में इमरान खान ने उस कर्जे को $45 अरब पे लेके चला गया। आज हम हिसाब मांगते हैं ना, उसकी जमात से हिसाब मांगते हैं कि उस $20 अरब जो आपने 3.5 सालों में लिया, कौम को हिसाब तो दे दो उसका। बता दो कहाँ खर्च किया, कौन से मंसूबे आपने शुरू किए, कहाँ मईशत की बेहतरी हुई। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जहाँ आज मुल्क की मईशत खड़ी है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के इस मुल्क को मसाइल से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता है कि मुझे शायद मीडिया वाले सवाल भी करें, पर मैं वो भी वजाहत कर दूँ। बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हमने 13 फरवरी और 14 फरवरी को की, और मेरा ख्याल है अफरीदी साहब भी मौजूद थे और मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल उसको कंडक्ट कर रहा था। हमारी CEC ने फैसला किया कि 8 फरवरी के नताइज के मुताबिक कोई सियासी जमात हुकूमत नहीं बना सकती। एक सियासी बहरान ने जन्म ले लिया था। तो हमारी CEC ने फैसला किया कि नए इंतखाबात के लिए मुल्क मुतअम्मल नहीं हो सकता। इन इंतखाबात के नतीजे में कोई एक सियासी जमात हुकूमत नहीं बना सकती। तो हमारी CEC ने फैसला किया कि हम दावत दें उन सियासी जमातों को जिनकी नंबर ऑफ वोट्स नेशनल असेंबली में हमसे ज़्यादा है कि हुकूमत बनाए। हमने PTI को भी कहा, हमने N को भी कहा कि हम उम्मीदवार अब प्राइम मिनिस्टरशिप के नहीं है कि हमारे नंबर्स कम हैं, आप बना लें। नून तैयार होगी। हमने कहा हम हुकूमत की वजारतें नहीं लेंगे, ये मेरी CEC का फैसला है, लेकिन आपकी हुकूमत साजी में आपसे तावन करेंगे।
आपकी मदद करेंगे, आपकी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, आपको कानून साजी में हो हम उस पर अमल दरामद कराने में, उसको मौसर करने में आपका साथ देंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आजकल मीडिया पे फिर डिस्कशन है कि जी हुकूमत का आप हिस्सा बन रहे हैं। तो मैं आप कारकुनों को बता देना चाहता हूँ, ये फैसला फ़र्द वाहिद का नहीं, ये जनाब आसिफ अली जरदारी का फ़ैसला नहीं, ये जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फ़ैसला नहीं, ये फ़ैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसका फ़ैसला है। अगर फैसले में कोई तब्दीली होगी, अगर जैसे रजू किया, खबरें हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन बिलावल से कि आप हुकूमत में शामिल हों, तो ये मसला फिर सी में आएगा। ये हमारे ये मेम्बरान बैठे हैं, ये मिजाज है फैसला करने के कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी, वजारतें लेगी कि नहीं लेगी। बहरहाल ये चंद तो गुजारिशात थी। बड़ा शानदार इज्तिमा इस हवाले से कि जनाब सैयद कमर अब्बास शहीद के हवाले से इज्तिमा हुआ, एक मौका फराहम किया उसकी बरसी ने, हमें कारकुनों से मुखातब होने का, कारकुनों को मौका मिला हमें सुनने का, और कुछ हमने वजाहत की अपनी पॉलिसीज़ के बारे में कि पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल की पॉलिसीज़ क्या होंगी। आइडियल हालात कभी किसी सियासी जमात के पास नहीं होते, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना पड़ता है। आज बातें प्राइवेटाइजेशन की भी हो रही हैं। जब भुट्टो शहीद ने इक़्तिदार संभाला तो सारी दुनिया में उस वक़्त नेशनलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। उस वक़्त शाह साहब जब आप थे उस वक़्त सोशलिस्ट निज़ाम की बात थी, और भुट्टो शहीद ने अपने उन 4 असूलों में यही कहा था कि सोशलिज्म हमारी मईशत है। यही नारा था शाह साहब आपका। आज हालात मुख्तलिफ हैं, 50 साल बाद आज के जो दुनिया के हालात हैं उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अभी हम समझते हैं कि चेयरमैन बिलावल ने जो कहा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, हम इसको प्रेफरेंस देंगे कि मुल्की अदारों को इस बुनियाद पर चलाया जाए। बिलाशुबा जो अदारे खसारे में हैं उनका खसारा हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आवाम के टैक्स का पैसा हम उनको अब नहीं दे सकते, लेकिन हम ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान के असासों को हम औने पौने बेचने भी नहीं देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि ये औने पौने बेच जाए। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम के मफाद में जो बात है, पाकिस्तान की मईशत की मफाद में जो बात है, उस पर अमल होना चाहिए। इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, और वो अदारे जो खसारे में जा रहे हैं उनको उन खसारे से निकालने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम बात तो आज हमारा किसान पिस रहा है। ये इन वो केयर टेकर्स की भी नाअहली, मौजूदा हुकूमत आ गई इनकी भी नाअहली। 98 करोड़ डॉलर की गंदम इन्होंने भी इंपोर्ट कर ली। मार्च के महीने में गंदम इंपोर्ट कर रहे हो, 4.5 मिलियन टन, 45 लाख टन इनके पास स्टॉक मौजूद था। 35 लाख टन इन्होंने और मंगवा लिया, और हमारी बम्पर क्रॉप थी जो 3 करोड़ 5 लाख टन हमें एक्सपेक्टेड हमारी पैदावार थी। आज किसान पिट रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने 4,000 रुपये कीमत रखी सपोर्ट प्राइस, इन्होंने 3600 रखी, पंजाब ने फिर बढ़ा के 3900 करी। आज किसान पिस रहा है, सड़कों पे रुल रहा है, कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा उसको। और फिर एक वज़ीर कहता है हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अवाम आपको मुंतखब इसलिए करते हैं कि आप उनके मसाइल का हल निकालें। आपको ठंडे कमरों में बैठने के लिए मुंतखब नहीं करते। हम आपको ऐवानों में इसलिए भेजते हैं कि कौम को जो मसाइल दरपेश है उनका हल निकाल कर दो कौम को। ये मत कहो कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है स्टोर करने की, ये मत कहो कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर इक़्तिदार तुम्हें मिला, अवाम के मफाद के लिए अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करो। अगर अवाम के मफाद की बात नहीं कर सकते तो इक़्तिदार से अलहदा हो जाओ, किसी और को दो ताकि वो आवाम के मफाद की बात कर सके, अवाम के मफाद के लिए उनके जो मसाइल हैं उनको हल कर सके। हम समझते हैं कि आज अगर आज फार्मर को कीमत ना मिली, अगली फसल गंदम की फार्मर काश्त नहीं करेगा। डॉलर आपके पास है कोई नहीं है, आप कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? हमारी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है,
इसलिए हम समझते हैं कि इन तमाम फोर्सेस को बैठ के पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने की कोशिश करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अफगान। ये मैंने अफगानी साहब का जो सबसे पहला नाम लिया उसका भी रीज़न बता दूँ कारकुनों को। मेरे पार्टी के रूल्स जो है, मैं जब से सेक्रेटरी जनरल बना मैंने तमाम सूबाई सदूर को रूल्स भेजे थे। अब सूबाई सदूर रूल्स न पढ़े, ज़िले सदर जो है पीपल्स पार्टी के रूल्स न पढ़ें, तो उसमें मेरी कोताही तो नहीं। अयूब शाह साहब, आप पुराने आदमी हैं ना, हर किसी फंक्शन में जो किसी डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये बीबी का हुक्म, ये बीबी के बनाए हुए असूल है। चाहे वो चेयरमैन बिलावल हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल हो, वहाँ पे चीफ गेस्ट प्रिजाइड हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करेगा। ये हमारे रूल्स के हाथ कहते हैं। जिस शहर में, जिस ज़िले में पीपल्स पार्टी का फंक्शन हो, उसकी सदारत उसका ज़िले सदर करता है या उसका शहरी सदर करता है, और स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ उस शहर का, उस ज़िले का जनरल सेक्रेटरी करता है। ये चंद वो बातें हैं जो हमने 50-55 साल गुजारे इस जमात में। हम चाहते हैं कि हम अपने कारकुनों को ये भी तो सिखाएं। मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी तंजीमों का भी ये फ़र्ज़ बनता है, कम से कम उनको भी तो वो पार्टी रूल्स तो पढ़ा दो कि पार्टी चलाई कैसे जाती है। बहुत मेहरबानी। मैं ताहिर अब्बास शाह साहब, अल्लाह आपके भाई को गरीक़ रहमत करे, उसके दर्जात बुलंद करे, आपके ख़ानदान को हिम्मत और हौसला दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो वाबस्तगी है, पीपल्स पार्टी उसको कदर की निगाह के देखती है। और मुझे याद है कि आपकी भाभी मेरे साथ सेनेट में रहीं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को एहसास था बीबी की शहादत के बाद, कमर अब्बास की शहादत के बाद, कि उन्होंने आपके घर को पार्लियामान में नुमाइंदगी दी। बाकी कारकुनों से भी हमारा वादा है, हम किसी की मेहनत को, किसी की कुर्बानी को रायगान नहीं जाने देंगे। वक्त के साथ साथ जहां हम अकोमोडेट कर सके, हम अपने कारकुनों को अकोमोडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल